तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में मैं लिखूंगा, आई विल राइट इट RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं, जल्दी से देख लेंगे कौन कौन से हैं। फर्स्ट थिंग इज नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम मतलब कैसा है मीडियम का नेचर, वेदर इट इज ग्लास, वाटर, ग्लास है, वाटर है, एयर है, डायमंड है। लाइट किस में ट्रैवल कर रही है, नेचर ऑफ द मीडियम किस तरह का है, ओके। तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे क्या था, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी पढ़ा था फार्मूला, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी। हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू ईयर कैलकुलेट किया था, कितना आया था 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का ईयर के रिस्पेक्ट में पढ़ा था कितना आया था 1.33 कैलकुलेट किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट मीडियम। मीडियम चेंज हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज, ओके। अब हम देखो व्हाट वी विल डू, यहाँ से देखिए, यहाँ इस फार्मूले से हमें क्या मालूम पड़ता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग in any medium, if the velocity of light is increasing, what will happen, mu will, इसकी वैल्यू अगर v की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये तो कांस्टेंट है, c की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी ऑफ लाइट पे। किसी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ जाएगी तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। म्यू की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे 2 की जगह 3 रख दिया जाए, v की जगह v पहले 2 था 3 हो गया, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी पहले से, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली बताओ, इसके रिवर्स में है जस्ट, ओके। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी मीडियम में घटती है, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी मीडियम में डिक्रीज होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी मीडियम में डिक्रीज होती है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जब वेलोसिटी बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घटती है, और जब वेलोसिटी घटती है तब रिफ्रैक्ट इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है। जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। वेलोसिटी एयर से जब लाइट ग्लास में ट्रैवल कर रही होती है, यहाँ पे एयर है और ये ग्लास में ट्रैवल कर रही है, तो अपने जो मेन इसका पाथ है उससे डेविएट होगी नॉर्मल की तरफ, तो ये डेविएट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ द लाइट होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी, स्पीड ऑफ द लाइट डिक्रीज करेगी। यहाँ पे स्पीड ऑफ द लाइट c थी, अब ये डिक्रीज करके c से कम हो जाएगी, 3 × 10⁸ की जगह 2 पॉइंट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ग्लास है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रह जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, μ1, यहाँ पे कितना हो गया, म्यू इज इक्वल टू 1.5। ऐसे ही सेम एयर और वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ओके। तो ये रिलेशनशिप वेलोसिटी नेचर ऑफ मीडियम पे कैसे डिपेंड करती है, जब मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल आल्सो चेंज। सेकंड थिंग होती है टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है वेलोसिटी, इसको देख लेते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम का टेम्परेचर मतलब फॉर एग्जांपल ग्लास है, या ग्लास का टेम्परेचर बढ़ा दो, यहाँ पे वाटर होता है या फिर वाटर है उसको हीट अप कर दो, तो उसमें क्या होता है, व्हाट विल हैपन, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज, if the temperature increases, velocity also increases, velocity or speed, you can say speed also increases, स्पीड भी इंक्रीज करती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ओके। स्पीड इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, म्यू की वैल्यू डिक्रीज करेगी, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, स्पीड इंक्रीजेज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज। जस्ट रिवर्स भी हो सकता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा। सेम इसी वाले फार्मूले से
कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड, कलर ऑफ द लाइट। कलर ऑफ द लाइट, ओके, लाइट का अगर कलर चेंज कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वायलेट कलर है पहले, और बाद में इस वायलेट कलर को किसमें, रेड में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर पहले वायलेट कलर की लाइट इंसिडेंट यहाँ पे हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, बाद में अगर इसको रेड कलर कर दिया जाए तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा क्या इस मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। कैसे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट के कलर के लिए, मतलब रेड के लिए कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा हो सकता है एंड वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का दूसरा हो सकता है। मींस फॉर ऑल द कलर ऑफ लाइट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विल बी डिफरेंट। कैसे, यहाँ से प्रूव करेंगे। देखिए एक हमने पढ़ा था फार्मूला, वेवलेंथ किस ऑर्डर में होती है, वेवलेंथ के ऑर्डर का, वेव ड्यूर। इसमें क्या है, जो हम लाइट देखते हैं सन से जो लाइट आती है उसमें वायलेट लाइट भी होती है, ओके, ब्लू भी होती है, ग्रीन भी होती है, ऑरेंज भी होती है और रेड भी होती है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। यहाँ वायलेट की जो वेवलेंथ होती है कम होती है और रेड की वेवलेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे वायलेट की वेवलेंथ कम होती है, ओके, ये रेंज ऑफ द वेवलेंथ है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है वेवलेंथ, ओके। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, अगर लेफ्ट से राइट में जाएंगे इसमें तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ती है। वेवलेंथ बढ़ती है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। V इक्वल टू एफ लैम्डा हमने फार्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू एफ लैम्डा एक फार्मूला था। फ्रीक्वेंसीज तो हर एक कलर के लिए कांस्टेंट होगी, दिस विल बी कांस्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब वेलोसिटी जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के। वेलोसिटी जो है या स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो किसके, स्पीड ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो स्पीड ऑफ द लाइट बढ़ेगी। मतलब I want to say the speed of the light for the red color, speed of the light for the red color will be more compared to the violet color, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज ग्रेटर देन द वायलेट कलर, वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द वायलेट कलर। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ द रेड कलर भी जो होगी वो क्या होगी, वायलेट कलर से ज्यादा होगी, करेक्ट। तो स्पीड भी वायलेट कलर से ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, सेम फार्मूला लगाइए, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। इसका मतलब वेलोसिटी, स्पीड बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और स्पीड घटेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। इसका मतलब फॉर रेड कलर की स्पीड क्या है, ज्यादा है, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा है। तो रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड कलर वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्या है, स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जस्ट उल्टा है। यहाँ पे स्पीड ज्यादा मतलब रेड कलर के लिए 2 की जगह 3 हो जाए तो म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो रेड कलर के लिए कम होगी कंपेयर टू द वायलेट कलर। मतलब वायलेट कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी वो ज्यादा होगी रेड के कंपैरिजन में। वायलेट कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी रेड कलर के कंपैरिजन में। यहाँ से प्रूफ हो गया ये। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, और राइट से जब लेफ्ट की तरफ आएंगे तो कौन सी चीज इंक्रीज होती है, म्यू की वैल्यू इंक्रीज होती है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, मतलब रेड के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है, और वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, मीडियम सेम है, लेकिन लाइट कलर चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है चेंज हो जाता है। मतलब सेम मीडियम जो है रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम दिखाएगा, और वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मीडियम जो है ज्यादा दिखाएगा। तो ये हो गया द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसको ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, जस्ट जो अभी हमने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूला का यूज करेंगे, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। इसमें सेम फार्मूला जो हमने अभी पढ़े हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 14? इट इज सेइंग ए लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास।
लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। ये एयर है आपकी इस मीडियम और इधर जो है ग्लास है, ये बाउंड्री है एस एस डैश, एंड इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द एयर। द स्पीड ऑफ द लाइट इज c, and in the glass the speed of the light is v will be less than c। वेलोसिटी जो ग्लास में हो जाएगी एयर के कंपैरिजन में क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हमें बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज गिवन इज इक्वल टू 1.5। ऑलरेडी हमने इसको कैलकुलेट किया है बहुत सारे जगह, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन c एंड v, c और v के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे रिलेशनशिप, हमने एक फार्मूला पढ़ा है रिलेशनशिप बिटवीन c एंड v का, क्या पढ़ा था, mu इज इक्वल टू c अपॉन v पढ़ा था, mu इज इक्वल टू c अपॉन v। यहाँ पे क्या है, mu रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है कितना, 1.5। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर में दे रखी है c, ऑलरेडी इस फार्मूले में भी c है। वेलोसिटी निकालनी है हमें ग्लास में, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास Vg निकालनी है, ओके। तो c इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1.5 इनटू v, c इज इक्वल टू 1.5 इनटू v निकल गया। सिंपल फार्मूला, इसमें जितने भी सारे न्यूमेरिकल हैं बहुत ही इजी न्यूमेरिकल हैं। सारे न्यूमेरिकल्स तो मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो यहाँ पे कराऊंगा। लेकिन इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन एनी न्यूमेरिकल, प्लीज लेट मी नो, डू कमेंट एंड टेल मी विच न्यूमेरिकल you are facing any problem in any numericals, just let me know. The second portion it is saying wavelength of the light in glass। ग्लास में जो है वेवलेंथ क्या होगी, अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ्स इन टू मीडियम, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है इस लाइट की, लैम्डा है, तो लैम्डा की जगह लैम्डा रख दो, ओके। देन म्यू कितना दे रखा है, म्यू इज गिवन 1.5, सो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1.5, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1.5। ये न्यूमेरिकल हो गया आपका। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है, द लाइट कैन बी रिवर्सिबल इन द पाथ, इट कैन बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब it will follow the same path if the direction of the light is reversed। so principle of reversibility of the path of the light। हम क्या देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मीडियम 1 है, इधर मीडियम 1 और इधर मीडियम 2 है, और ये बाउंड्री है एस एस डैश बाउंड्री, एंड लाइट इज इंसिडेंट एट पॉइंट O। Draw the normal at point O, you can say n, m is the normal। now the light is going from medium 1 to medium 2, it will get refraction, you can say it is bending towards, either it can bend towards the normal or it can go away from the normal, okay। so it is bending towards the normal, you can say OB डायरेक्शन में it is bending। तो हमें प्रूफ करना है रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट, ओके। यहाँ से हम देखेंगे कि वन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा वो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था, स्नेल्स लॉ, अप्लाई द स्नेल्स लॉ व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द मीडियम 1 टू मीडियम 2। ये मान लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, R है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, R है। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे, क्या होता है, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू म्यू। म्यू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, क्योंकि ये मीडियम 2 में जा रही है, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इस तरह से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ओके। ये स्नेल्स लॉ लगा दिया व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ओके। सेकंड केस में if the light direction is reversed means in this case the light is incident from this angle at this angle and from medium 1। now in the same this thing reverse the direction, जो refracted light है, now you make this as a incident light, incident। now light is incidenting on this boundary from medium 2, ये जो refracted light थी अब उसको incident light कर दो, incident light।
तो अब डायरेक्शन क्या है, अब इधर से देखेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। एंड तो क्या है, अब रिफ्रैक्ट होगी तो वो क्या होगी, सेम इधर जाएगी, ओके, क्योंकि से एंगल सेम रहेगा, एंगल पे रिमेन सेम। तो हम इस केस में नाउ वी विल अप्लाई द स्नेल्स लॉ व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। मीडियम 2 टू मीडियम 1 जा रही है तो क्या हो जाएगा, साइन मीडियम 2 में जो किस एंगल पे मान लिया, जो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आर है, ओके। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सेम पाथ फॉलो करेगी, इट विल गो टू द सेम पाथ पे जाएगी, तो क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आर, जब डायरेक्शन इधर से लाइट पड़ रही है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, आई, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 म्यू 1। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे इक्वेशन 1 में मान लीजिए, इस इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 कब लगाते हैं, जब मीडियम 2 से मीडियम 1 में ट्रेवल कर रही है लाइट, ओके। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, क्या आएगा यहां से निकल के, sin i अपॉन sin r इनटू sin r अपॉन sin i इज इक्वल टू 1 म्यू 2 इनटू 2 म्यू 1, करेक्ट, 1 म्यू 2 इनटू 2 म्यू 1। sin i से sin i कैंसिल आउट हो जाएंगे, sin r से sin r कैंसिल हो जाएंगे, यहां से आ जाएगा 1 म्यू 2 इनटू 2 म्यू 1 इज इक्वल टू 1, फिर 1 हो गया, ओके। यहां से देखेंगे 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 म्यू 2 इधर ही रहने देंगे, 2 म्यू 1 को नीचे ले जाएंगे अपॉन 2 म्यू 1। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 is reciprocal. We can say it is reciprocal to the refractive index of medium 1. Refractive index of medium 1 with respect to medium 2. Okay? तो यहाँ से एक फार्मूला निकल आया, ये यहाँ से फार्मूला ड्राइव हो गया। इसका मतलब एक और चीज यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू ईयर कितना होता है 1.5 या यू कैन से 3/2। 1.5 मतलब 3/2। If anybody is asking, tell me the refractive index of air with respect to glass. Refractive index of air with respect to glass कितना हो जाएगा? ये फार्मूला अप्लाई करेंगे सेम। 1 mu 2 is equal to 1 upon 2 mu 1। 2 mu 1 मतलब यहाँ पे 1 की यहाँ पे ये क्या है 1 है तो ये 1 अब इधर चला जाएगा। यहाँ पे 2 है ये इधर आ जाएगा। मतलब किसके इसके रिवर्स में हो जाएगा। इसके रिवर्स में मतलब 1 upon 3/2 तो 2/3 कितना आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/3। ओके ये ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके आ गया एयर के रिस्पेक्ट में। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम और रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो आपको एक मीडियम का मालूम है तो दूसरे मीडियम का आप ऑटोमेटिकली मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में और मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से रिवर्सिबिलिटी यहाँ से क्या मालूम पड़ती है, यहाँ से देखिए means the light follows the same path। देखिए means the light principle of reversibility says the light follows the same path when the direction of light is reversed। देखिए पहले डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर थी, इंसिडेंट इधर से हो रही थी तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब आपने अगर इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, रिफ्लेक्टेड लाइट को इंसिडेंट रे बना दिया तो क्या होगा रिफ्लेक्टेड वाली को, तो ये इंसिडेंट वाली जो क्या हो जाएगी अब रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। इट फॉलोज द सेम पाथ मींस द लाइट फॉलोज द सेम पाथ। यू कैन से लाइट फॉलोज द सेम पाथ। Principle of reversibility says the light follows the same path when the direction of incident is reversed।
रिवर्स मीन्स उल्टी कर दी गई। ओके, तो यहाँ से ये आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हो गया क्लियर। ओके, वी विल सी वन न्यूमेरिकल हियर। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 22। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22, न्यूमेरिकल नंबर 22। वन डायग्राम इज गिवन फॉर यू। हियर डायग्राम इज गिवन एंड दे आर आस्किंग find out the incident angle, refractive angle and refractive index of the liquid. The air light is traveling from air to liquid. इस liquid का refractive index find out करना है। Okay, incident angle बताना है और refractive angle बताना है। This diagram is given. So what is the incident angle? Incident angle क्या होता है? The angle between the incident ray. Incident ray, ये तो incident ray हो गई, इसको बोल दीजिए incident ray है। Okay, and ये refractive ray है OB। Okay, so you have to tell the incident angle. Incident angle is the angle between the normal and the incident ray. It is denoted by I. And what is the refractive angle? Refractive angle is the angle between the normal and the refractive ray. Refractive ray is OB, so that is denoted by R. तो आपको एंगल I बताना है। एंगल I कैसे निकालेंगे? एंगल I क्या होगा? एंगल I will be equal to, ये टोटल एंगल कितना है? This total angle is 90। तो 90 में से अगर 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? I मिल जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री। ये एंगल गिवन है, तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल I इज 60 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव एंगल। रिफ्रैक्टिव एंगल मींस एंगल R। 90 माइनस 45 डिग्री। R निकालेंगे क्या होगा? ये वाला एंगल निकालना है, तो टोटल 90 है, 90 माइनस 45 डिग्री, you will subtract, we will get 45 degree. So we have calculated I and R. Now you want to calculate the refractive index. Refractive index, how we will calculate? We will calculate with the formula of Snell's law. We will apply the Snell's law. Snell's law क्या है? Sin I upon sin R. Sin I upon sin R is equal to the refractive index is equal to the mu. Is equal to the mu. Okay, this will be mu of liquid. Liquid का air के respect में, यही तो हमें find out करना है। Refractive index of liquid with respect to air। तो ये हमें कैलकुलेट करना। I की वैल्यू मालूम है, R की वैल्यू मालूम है। Now we will put the value of I and R. I is 60 degree, okay, R is 45 degree, is equal to mu L। I will say mu L। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 60 is √3/2। ओके, टेबल साइन टेबल से इसकी वैल्यू देखेंगे, याद रहनी चाहिए। साइन की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो साइन टेबल पढ़ते हैं। साइन टेबल में साइन 60 की वैल्यू गिवन होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन की वैल्यू गिवन होती है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 इज इक्वल टू म्यू एल। म्यू एल को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। इसको जो डिनोमिनेटर में है उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, तो √2/1। ये मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, √2/1। ओके, एक अंडर इसको 2 को लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं इसको। 2 को √2 × √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? √3/√2, और यू कैन से √3/। ओके, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से कैलकुलेट हो गया। तो ये लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं, 2-3 टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं इस पार्ट ए में। क्या? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे? जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़े हैं, प्रैक्टिकली ये कहीं ना कहीं प्रूफ होना चाहिए, देन ओनली वी कैन बिलीव ऑन द स्नेल्स लॉ, व्हाटएवर वी आर स्टडीइंग थ्योरेटिकली। सबसे पहले इनको प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं प्रूफ होना चाहिए। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो कर सकते हैं, मे बी ये आपके क्लास वगैरह में कभी कराया जाए। ओके, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? एंड डिटर्मिनेशन ऑफ RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्नेल्स लॉ कैसे वेरीफाई यहाँ पे होता है, उसको हम देखेंगे। उसके लिए करना क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए एक ग्लास की शीट ले लीजिए, कुछ थिकनेस की, कोई थिकनेस हो 3 mm 4 mm की थिकनेस, और उसको एक टेबल पे रख दीजिए। ये जस्ट इसको कंसीडर करिए एक टेबल है, ये बोर्ड को व्हाइट बोर्ड, यू कंसीडर दिस एज ए टेबल, और उस टेबल पे रख दीजिए। वो कुछ डायमेंशन की है PQRS, इनको नाम दे दीजिए PQRS। उसको टेबल पे रेक्टेंगुलर साइज की रहनी चाहिए, और उसको क्या करेंगे? हम टेबल पे व्हाइट शीट पे, व्हाइट पेपर पे उसको प्लेस करेंगे टेबल पे, और पेंसिल से उसकी बाउंड्री ड्रॉ कर लेंगे PQRS।
ओके, आफ्टर दैट वी विल रिमूव द ग्लास शीट जो है वो हम उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद में हम जस्ट मिडिल पॉइंट लेंगे इस शीट का, कोई पॉइंट ओ, वी कैन से दिस पॉइंट ओ लेंगे और उस पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पे, इंसिडेंट एंगल आई पे कोई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ए ओ लाइन ड्रॉ कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये मान लिया ये एंगल किस एंगल पे ड्रॉ की है हमने, मिडिल पॉइंट पे, वो हमें एंगल मालूम होगा किस एंगल पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। मान लिया 40 डिग्री पे ड्रॉ कर रहे हैं या 50 डिग्री पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो इंसिडेंट रे, ये एओ क्या होगी, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे, ए को इंसिडेंट रे। उस पॉइंट ओ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल होगा एन एम, एन और एम, ये डॉटेड लाइन से जो दिखाया है यहाँ पे ये नॉर्मल है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है 2 पिन्स रखेंगे, क्या करेंगे, 2 पिन्स रखेंगे ए और बी वर्टिकली इस तरह से। अगर टेबल पे ये, अब फिर से हम क्या करेंगे, ग्लास शीट को यहीं पे लेके आएंगे, ग्लास शीट को यहाँ पे लाके रखने के बाद में हम इस लाइन ओए पे 2 पिन रखेंगे ए और बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर अपार्ट। पिन्स जो है वर्टिकली रखेंगे ए एंड बी, इस पे एक पिन ऐसे और एक पिन ऐसे, 2 पिन को रख लिया, ठीक है। उन 2 पिन को ऐसे ही रखेंगे। फिर क्या करने के उसके बाद में जो है उन 2 पिन्स को हम रखेंगे, उसके बाद में फिर दूसरी साइड से इसको देखेंगे, दूसरी साइड मींस अदर साइड ऑफ द ग्लास शीट। अभी इस साइड से, अब इस साइड से देखेंगे, ये देखने वाला पर्सन यहाँ पे, और क्या करेंगे, 2 पिन्स हम और रखेंगे वर्टिकली इस तरह से, सी और डी अदर साइड में, और वो पिन्स जो है, ये 2 पिन्स और ये 2 पिन्स जो है वो एक ही लाइन में रहनी चाहिए, उनका बेस जो है स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। इधर से देखेंगे तो ऐसे देखें कि वो जो है कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन में है, कैसी है, स्ट्रेट लाइन में है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, पिन को रिमूव कर देंगे और उन पॉइंट्स को मार्क कर देंगे। पॉइंट ए को मार्क कर दिया, पॉइंट बी को मार्क कर दिया, पॉइंट सी को मार्क कर दिया, पॉइंट डी को मार्क कर दिया। पॉइंट सी और डी को, पॉइंट सी और डी से मिलाते हुए एक वी विल ड्रॉ वन लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे वो टी आर एस लाइन को कहाँ पे मीट करती है। वो आर एस लाइन को पॉइंट बी पे मीट करेगी, पॉइंट बी पे मीट करेगी, तो वो पॉइंट बी से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी और जो सी डी से पास होगी, पॉइंट सी और डी से पास होगी। ये रे जो होगी बी सी, जो बी सी रे है, बी सी जो है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। और जो एंगल बनाती है वो नॉर्मल से, यहाँ पे नॉर्मल मान लिया क्या है, पॉइंट बी पे नॉर्मल है N1 और M1, इस एंगल को बोलते हैं इमरजेंस एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। इमर्ज आउट हो रही है, दिस रे इज इमर्जिंग आउट फ्रॉम द ग्लास, तो इसीलिए इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं और इमर्जेंट रे बोलते हैं। पॉइंट बी मिल गया, पॉइंट ओ है हमारे पास। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जॉइन द पॉइंट बी टू पॉइंट ओ। पॉइंट बी से पॉइंट ओ के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उनको ज्वाइन करेंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ओ बी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ओ बी, और उस लाइन को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि वो ग्लास के अंदर है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे जो एनएम हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, वो जो एंगल बना रही है लाइन ओ बी जो है एंगल बना रही है, वो आर एंगल बनाएगी और उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक पढ़ा था, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बस हम इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे। हमें पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे मालूम पड़ गया, ये क्या है, ओ बी क्या है, पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। आई हमको मालूम है, आई वी नो, आई को हम मालूम है, आई की वैल्यू कितनी है, फॉर एग्जांपल 40 डिग्री हो सकती है या 50 डिग्री हो सकती है, कुछ भी जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके हिसाब से। ओके, नाउ आर की वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, एन एम नॉर्मल ड्रॉ किया है और लाइन ओ बी ड्रॉ की है, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं, इस एंगल को। आर को क्या कर लेंगे, मेजर, आर को मेजर कर लिया एंगल को। आर एंगल को मेजर करने के बाद में वी विल अप्लाई द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू आपकी 40 डिग्री है, ठीक है, और ग्लास में बैंड हो रही है, आर की वैल्यू जो है
40 से कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये बेंड होगी नॉर्मल की तरफ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो है आई की वैल्यू आर की वैल्यू जो आ रही है वो 20 आ रही है, कुछ भी वी कैन कंसीडर, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, आई की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी, साइन आर की वैल्यू, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम पड़ जाएगा हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम पड़ जाएगा यहाँ से। वी कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला लगा के। तो एक वैल्यू जब आई की वैल्यू 40 है और आर की वैल्यू कुछ आई है, तब हमने देखा। अब आई की वैल्यू चेंज कर दीजिए, फॉर एग्जांपल दूसरे केस में आई की वैल्यू 50 ले लीजिए और आर की वैल्यू मेजर करिए। आर की वैल्यू मेजर करके फिर से साइन स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ लगाने के बाद में फिर से लगाएंगे, फिर साइन 50 यहाँ पे 40 रखा था मान लिया, यहाँ पे साइन 50 अपॉन साइन आर की वैल्यू जो मेजर करने पे आए, फिर से म्यू कैलकुलेट करिए, ठीक है, वहां से ही वैल्यू आएगी। तो देखेंगे यहाँ से एक ही वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी, दैट विल बी कांस्टेंट। इनका रेशियो जो है हमेशा हमें कांस्टेंट मिलता है और वो निकल के आता है 1.5। कितना निकल के आएगा? 1.5। ऐसे ही इस एक्सपेरिमेंट को we will repeat for different value of i। डिफरेंट वैल्यू ऑफ आई के लिए कभी 30 ले लीजिए आई, कभी 40 ले लीजिए, कभी 50 ले लीजिए, कभी 60 डिग्री ले लीजिए। ओके, और सबके लिए क्या करेंगे हम? वी विल कैलकुलेट द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर। और वहां से हमें मिलता क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है फॉर ईच वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ से जो है स्नेल्स लॉ क्या हो जाता है? प्रूफ आ जाता है, और हमें हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। किसके लिए? ग्लास के लिए कैलकुलेट हो जाता है। दूसरा एक और तरीका है, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पोर्शन को मैं फिर से ड्रॉ करूंगा, वो सिंपल तरीका है। मान लिया ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पे ये इंसिडेंट रे है ए ओ, ओके, और ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिए है, एक एनएम नॉर्मल है यहाँ पे एनएम, ओके, एनएम नॉर्मल है। अब इस पॉइंट ओ को सेंटर मान के आई विल ड्रॉ वन सर्किल, एक सर्कल मैं ड्रॉ करूंगा। ये मान लिया सर्कल ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है, ये बाउंड्री है, इधर ग्लास है, इधर एयर है फॉर एग्जांपल। सेम जो हमने जो है अभी ये इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट की थी, अब इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एक क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मान लिया ये सर्कल इस पॉइंट को कट कर रहा है पॉइंट डी पे, इंसिडेंट रे को कट कर रहा है पॉइंट डी पे, और रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ से ये इस तरह से है, रिफ्लेक्टेड रे को कर रहा है पॉइंट ई पे, पॉइंट ई पे कट कर रहा है, ठीक है। पॉइंट डी से इस नॉर्मल पे, इस एनएम पे, एनएम लाइन पे, जो एनएम है इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट एफ बोल दीजिए इसको, क्या बोल दीजिए? पॉइंट एफ, ठीक है, पॉइंट एफ बोल दीजिए। पॉइंट ई से भी एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे इस लाइन पे, इसको बोल दीजिए जी, क्या बोल दीजिए इस पॉइंट को? जी, ओके। अब इसमें क्या करेंगे हम? मेजर करेंगे किस लेंथ को? डीएफ को मेजर कर लीजिए। किसको मेजर कर लीजिए? डीएफ। ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। डीएफ को मेजर कर लीजिए, डीएफ हम मेजर कर सकते हैं आराम से। और ईजी, ईजी मतलब ये वाली जो लेंथ है इसको मेजर कर लीजिए, इसको ईजी को भी मेजर कर लीजिए, ईजी को भी मेजर कर लीजिए। और डीएफ अपॉन ईजी जो है उसका रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, उसका रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। ये किसके इक्वल होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। किस तरह क्यों इक्वल होता है? देखिए सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा देंगे, डीओएफ। क्या है? डीओएफ में इन ट्रायंगल डीओएफ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, sin i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? df अपॉन df मतलब परपेंडिकुलर। sin क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या है? df। हाइपोटेन्यूज कितनी है? od, df अपॉन od, ओके। अब इस ट्रायंगल में भी हम जो है क्या लगाएंगे? सेम साइन फार्मूला लगाएंगे। किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल OEG, ये ट्रायंगल जो बन रहा है OEG, ये पॉइंट G है। सो OEG में ट्रायंगल OEG, इसमें भी हम साइन फार्मूला लगाएंगे। तो साइन r यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्टिव एंगल है। साइन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी है? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी ये वाली।
यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है तो ये वाली हाइपोटेन्यूज होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ईजी, परपेंडिकुलर है ईजी अपॉन ओई। ओई क्या है, ये वाली हाइपोटेन्यूज ओई। यहाँ से देखिए ओडी और ओई क्या है, ओडी और ओई क्या है, ओडी और ओई जो है वो इक्वल है, वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल है नहीं, इसको आर बोल दीजिए चाहे तो। इसका मतलब ओडी और ओई इक्वल है। अब यहाँ से साइन आई अपॉन साइन आर निकालेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, जो साइन आई है और साइन आर है, तो इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, डीएफ अपॉन ओडी, ओडी को आर लिख सकते हैं, अपॉन साइन आई। अब साइन आर की वैल्यू रखेंगे तो ईजी अपॉन ओई, ओई भी क्या है, रेडियस है, ओजी अपॉन आर। अब इसको देखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, डीएफ अपॉन आर इंटू आर अपॉन ईजी। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर जो हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, डीएफ अपॉन ईजी, डीएफ अपॉन ईजी। डीएफ अपॉन ईजी जो क्या था, वही तो हम मेजर कर रहे थे, डीएफ अपॉन ईजी, वो किसके इक्वल है, स्नेल्स लॉ, और वो किसके इक्वल आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यहाँ से देखिए डीएफ अपॉन ईजी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो सेम हम डीएफ और ईजी मेजर करना बहुत आसान है, जैसे सर्कल एक ड्रॉ करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और डीएफ को मेजर कर लो स्केल से और ईजी को मेजर कर लो, दोनों का रेशियो निकाल दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम पड़ जाएगा। तो सेकंड वाला मेथड इज कंपैरेटिवली इजी कंपेयर टू द फर्स्ट मेथड, क्योंकि फर्स्ट मेथड में क्या है, आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ये पहले ड्रॉ करो, बाउंड्री कंप्लीट ड्रॉ करो, इमरजेंट ये लाइन भी ड्रॉ करो, पिन यू हैव टू प्लेस सी डी ए बी एंड ऑल दीस थिंग्स यू हैव टू डू। सो दिस इज कंपैरेटिवली इजी। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिटरमिनेशन ऑफ आरआई। ये मालूम होना चाहिए, थ्योरी वंस योर कांसेप्ट इज क्लियर यू कैन राइट थ्योरी। थ्योरी को लिखने में अगर एक्सपेरिमेंटल लॉ का वेरिफिकेशन करना है, आपको लिखना है थ्योरी, तो क्या इजीली आप लिख सकते हैं वंस यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो यहाँ पे आई विल कीप द सेम डायग्राम whatever I have drawn for the experimental verification, and I will explain here the refraction through a rectangular glass block and the lateral displacement. Lateral displacement बहुत important है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये मैं समझाऊंगा, ठीक है, और कैसे हमें ऑब्जर्व होता है lateral displacement। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ऑलरेडी अभी जस्ट मैंने ड्रॉ किया था, रेक्टेंगुलर ब्लॉक से कैसे जो है लाइट पास हो रही थी, ठीक है, जस्ट हम उसको देखेंगे। ए ओ क्या थी, इंसिडेंट रे थी, ए ओ इंसिडेंट रे थी, और ओ बी क्या थी, रिफ्रैक्टेड रे थी, और बी सी क्या है, बी सी क्या है, इमरजेंट रे है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि ई जो है क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस था, ये नई टर्म है, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस था। ओके, यहाँ से अगर हम पाथ ऑफ जो रिवर्सिबिलिटी लॉ हमने पढ़ा है, रिवर्सिबिलिटी लॉ अप्लाई करेंगे, इफ यू अप्लाई द रिवर्सिबिलिटी लॉ, सो व्हाट विल हैपन, एंगल ई जो है ये जितना यहाँ पे बैंड हो रही है, ये बैंड हो रही है जब ग्लास में जा रही है, ए ओ जो इंसिडेंट रे है तो बैंड हो रही है नॉर्मल की तरफ। अब रिवर्सिबिलिटी लॉ लगाएंगे तो उतना ही क्या होगा, जो लाइट जो होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी जब ग्लास से और एयर में आ रही है। ये फॉर एग्जांपल ये एयर है मीडियम, ये ग्लास है और इधर भी एयर है। इफ यू सी द इन द रिवर्सिबिलिटी लॉ, तो ये क्या होगी, अगर इंसिडेंट लाइट इधर की जगह अगर आप इधर से डालेंगे, इफ यू ड्रा द इंसिडेंट रे फ्रॉम दिस एंगल, व्हाट विल हैपन, इट विल फॉलो द सेम पाथ। सेम पाथ मतलब पहले ये इस एंगल ई पे स्ट्राइक करेगी पॉइंट बी पे, फिर उसके बाद क्या होगी, फिर नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, फिर उसके बाद क्या होगी, आफ्टर दैट पॉइंट ओ पे स्ट्राइक करेगी, और उसके बाद में ये नॉर्मल से क्या होगी, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इफ वी सी द एंगल आई जो होगा, एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, एंगल विल रिमेन सेम, जस्ट क्या डायरेक्शन चेंज हो गई, लाइट की डायरेक्शन। अब पहले वो
इस डायरेक्शन में AO जो थी इंसिडेंट रे थी, अब दूसरी बार में क्या हो जाएगी, BC इंसिडेंट रे हो जाएगी। पहले इस डायरेक्शन से लाइट आ रही थी, अब इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। मींस एंगल I विल बी इज इक्वल टू एंगल E, एंगल E के इक्वल होगा। ओके, तो इस केस में इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल लाइन AO एंड लाइन BC दे आर पैरेलल लाइन। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्यों होंगी, ऑब्वियसली नॉर्मल से दे आर मेकिंग सेम एंगल, एंगल I जो नॉर्मल से बन रहा है दैट इज सेम इज इक्वल टू द इमिटेंट एंगल। इसका मतलब बोथ लाइंस आर पैरेलल है, बट दे आर दे इन द सेम लाइन, है नहीं है सेम लाइन में। तो हम क्या करेंगे, उसको जानने के लिए AO लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। अब उसको एक्सटेंड करने के बाद में क्या हो रहा है, AO लाइन और BC लाइन सेम में है, नहीं, वो क्या है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है, कुछ डिस्टेंस पे है। मान लिया इस डिस्टेंस को बोल दीजिए x, इस डिस्टेंस को बोल दीजिए x। इसी डिस्टेंस x को, दिस डिस्टेंस x is known as the lateral displacement. It is known as the lateral displacement. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए। इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल यहाँ पे रखी हुई है, और इस बॉल को आप यहाँ से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, और ये बीच में क्या है, ग्लास की जगह ग्लास ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्लास के इस साइड से देखते हैं और ये एक बॉल रखी हुई है यहाँ पे, बॉल एक्चुअल में यहाँ रखी है, बट आपको कहाँ दिखेगी, आपको दिखेगी इस लाइन में, यू विल सी इन दिस लाइन। आपको दिखेगी कि ये जो, क्योंकि ये रे जो आ रही है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, यहाँ से अगर यहाँ पे बॉल रखी हुई है, यहाँ पे बॉल रखी है, आप देख कहाँ से रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। ओके, तो ये बॉल यहाँ की जगह कहाँ से दिखेगी, क्योंकि इस लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन AO जो है वो कहाँ से आती हुई दिखेगी, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ग्लास से जो आपकी आंख पे पड़ रही है, वो आपको कहाँ से आती हुई दिखेगी, यहाँ से। एक्चुअल में इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में बॉडी क्या है, इस पोजीशन पे है, एक्चुअल में बॉडी यहाँ पे है, एक्चुअल में बॉल यहाँ रखी है, लेकिन जो आप यहाँ से देख रहे हैं वो कहाँ पे दिख रही है, इसको बोलते हैं वर्चुअल। इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। ये वर्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल में ये पोजीशन नहीं है। एक्चुअल पोजीशन ये रही बॉल की, और वर्चुअल पोजीशन ये रही, वो लेटरली डिस्प्लेस हो गई। ये एक आपने वो देखा होगा, जनरली बहुत सारी जगह पे आप क्या करते हैं, लोग बकेट में, एक बकेट होगी, ओके, उस बकेट में पानी भरा होगा और नीचे एक कॉइन होगा, इस बकेट में नीचे एक कॉइन होगा। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, 1 रुपी या 5 रुपीज़ का कॉइन डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। पहले हम गेम एक देखते थे तो क्या करते थे, लोग कहते थे अब क्या करो, ऊपर से एक कॉइन डालो 5 रुपए का, और ये कॉइन जो है सेम अगर इस पे आपका रख जाता है ये कॉइन आके, तो आपको डबल पैसे मिलेंगे, तो डबल पैसे मिलेंगे। तो इस बकेट में पूरा पानी भरा होता था। ओके, तो होता क्या था एक्चुअल में, क्योंकि जो यहाँ से ऑब्जर्वर है, देखने वाला बंदा है, वो देखने वाला जो बंदा है, वो कॉइन की पोजीशन उसको जो एक्चुअल है वो नहीं दिखती है। वो कॉइन की पोजीशन जो एक्चुअल में ये लाइट यहाँ पे उसको दिख रही है, वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हुई होगी ऐसे, ठीक है। एक्चुअल में जो कॉइन की पोजीशन होगी समवाट इधर होगी, इस पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन वो दिख कहाँ रही है, यहाँ पे, क्योंकि वो लाइट जो आ रही है वो यहाँ से आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आदमी को थोड़ा सा क्या हो जाता है, जब वो कॉइन ऊपर से डालता है तो वो सोचता है कि कॉइन यहाँ पे है, बट एक्चुअल में कॉइन कहाँ होता है, दूसरी जगह पे होता है। एक्चुअल में कॉइन कहाँ होता है, दूसरी जगह पे होता है। इसीलिए वो कॉइन कभी भी इस कॉइन के ऊपर नहीं रख पाता, और जो बंदा होता है वो जीत नहीं पाता है आसानी से। ओके, वो जीत नहीं पाता। तो इसीलिए ये गेम है, बचपन में खेलते थे हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए वो किस वजह से होता था, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से। वो किस वजह से होता था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ठीक है। ये एग्जांपल। और क्या होगा, जैसे आपने कभी भी अगर देखो कोई
पॉन्ड है कोई या तालाब वगैरह है, उसमें एक स्टिक लेना और तालाब के किनारे बैठ के उसमें स्टिक डालना, तो क्या होगा, वो स्टिक यहाँ पे तो इस लाइन पे तो स्ट्रेट दिख रही है, फिर उसके बाद में आपको थोड़ी सी दिखेगा बैंड टाइप की दिख रही होगी अंदर की तरफ को। एक्चुअल में जो यहाँ से रे आ रही है रिफ्रैक्ट होके, वो जो है वो इसको कहाँ दिखा रही है, दूसरी पोजीशन पे दिखा रही है। यहाँ पे ना दिखा के कहाँ दिखा रही है, दूसरी पोजीशन पे दिखाते हैं। इसीलिए ये जो एक्चुअल में हमें रॉड दिखती है वो कैसी दिखेगी, अगर हम देखेंगे तो ये ऐसी दिखती है, तिरछी दिखेगी, बट एक्चुअल में तिरछी थोड़ी ही है, बट एक्चुअल में तिरछी नहीं है, एक्चुअल में क्या है, वो स्ट्रेट ही है। तो ये भी किसकी वजह से होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से। किसकी वजह से होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको याद रखना है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस, इट इज नॉर्मल डिस्टेंस, normal distance between the extended incident ray and emergent ray ओके। तो ये हो गया आपका lateral displacement। ओके, the distance between the extended incident ray and इमरजेंट रे, मतलब AO और लाइन AO और BC के बीच का, लाइन AO अगर इसको एक्सटेंड करके मान लिया, इस लाइन को कुछ बोल दीजिए यहाँ पे H, तो लाइन AH एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे H आ गया, तो AH और BC के बीच में, AH और BC के बीच में जो नॉर्मल डिस्टेंस है, उसी को बोलेंगे lateral displacement, that is called lateral displacement। तो यहाँ से lateral displacement क्लियर हो गया। ओके, एंड द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक कैसे होता है रिफ्रैक्शन, वो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीपल इमेजेस इन ए थिक ग्लास मिरर, किस तरह से थिक ग्लास मिरर में मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं, उस एक चीज़ को हम देखेंगे। ये कोई मिरर है, फॉर एग्जाम्पल इसको कंसिडर कर लीजिए, कोई मिरर PQRS, और इसकी थिकनेस क्या है, T है, इसकी थिकनेस है, ठीक है। तो उसमें और एक ऑब्जेक्ट जो है प्लेस किया हुआ है कुछ डिस्टेंस पे, कितना, यहाँ पे A ऑब्जेक्ट है कोई इधर प्लेस किया हुआ है, कुछ हाइट पे बोल दीजिए, किसी हाइट पे ये रखा हुआ है। तो हम कैसे देखेंगे कि इसमें जो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं, ठीक है। एक हम इंसिडेंट रे यहाँ से डालेंगे, AO इंसिडेंट रे है, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस बाउंड्री RS। परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगी, ये कंप्लीटली, ये सिल्वर्ड सरफेस है, सिल्वर्ड सरफेस मतलब पेंटेड सरफेस है, दूसरी साइड से तो क्या होगी, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है। अदर साइड में हम इस लाइन को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, डॉट से एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। एक दूसरी इंसिडेंट रे जो है स्ट्राइक करेंगे पॉइंट बी पे, किसी पर्टिकुलर एंगल, इंसिडेंट एंगल I पे। ओके, व्हाट विल हैपन, अब ये इतनी थिकनेस है ग्लास की, तो सबसे पहले लाइन क्या होगी, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने पे क्या होगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ये नॉर्मल है डॉटेड लाइन से जो दिखाया है, तो ये स्ट्रेट ना जाके क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ओके, और सम पोर्शंस ऑफ द लाइट व्हाट विल हैपन एट दिस पॉइंट, इट विल गेट रिफ्लेक्ट, ये क्या होगा, कुछ पोर्शन जो लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट जो पोर्शन, जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन है वो बहुत कम होगा। रिफ्लेक्टेड पोर्शन जो होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी, दैट परसेंटेज विल बी वेरी लेस, 4%, यू कैन से 4%। कोई भी रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन जरूर होता है, स्टार्टिंग में वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी ऑल दीज थिंग्स। तो ओके, तो इस क्या होता है, थोड़ा रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, यू कैन कंसीडर दिस इज 4%, मतलब यहाँ पे जो लाइट थी वो 100% थी, इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी जो थी 100% थी। ओके, 4% क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्रैक्ट कितनी हुई, 96%, रिफ्रैक्ट कितनी हुई, 96%। ओके, अब ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो व्यूअर जो है, ये व्यूअर मतलब देखने वाला जो बंदा है, वो इसको देखेगा, तो वो लाइट कहाँ से आती हुई दिखेगी, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड करने के बाद भी ये पॉइंट A पे मिलेगी, यहाँ पे ये दोनों लाइन मिलेगी यहाँ पे पॉइंट A पे, तो यहाँ पे एक इमेज मालूम पड़ेगी जो इस व्यूअर्स को दिखेगी,
वो इमेज जो होगी फेंट इमेज होगी। क्यों? क्योंकि वो 4% इंटेंसिटी जो है उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ब्राइटनेस जो कितनी है, उसकी ब्राइटनेस बहुत कम होगी। ठीक है, ये ऑब्जर्वर जो है किसी एंगल से देख रहा है इसको, स्ट्रेट नहीं, नॉर्मली नहीं, किसी एंगल से देख रहा है, तो क्या दिखेगा उसको ये इमेज फेंट दिखेगी, धुंधली दिखेगी, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस जो है सिर्फ 4% इंटेंसिटी है। ओके, ये लाइन 96% इंटेंसिटी वाली जो है लाइन जो है रिफ्लेक्टेड लाइन, वो क्या होगा, इस यहाँ पे PS PQ बाउंड्री पे अगेन क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होगी, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि पेंटेड सरफेस है। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, ये वाली लाइन जो है रिफ्लेक्टेड है, ये वाली लाइन कैसी है, रिफ्लेक्टेड लाइन, BC लाइन, ये कैसे BC लाइन जो B'C, ये पॉइंट B' है, B', तो B'C जो है वो कैसी है, रिफ्लेक्टेड लाइन है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट है विद कितनी इंटेंसिटी के साथ, विद 96% इंटेंसिटी, 96% इंटेंसिटी के साथ है। तो इसका मतलब ये लाइन फिर से यहाँ पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट भी होगी। ये जो वाली B'C जो लाइन है वो फिर से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद 96 का कुछ परसेंट मान लिया 4%, 96 का 4% कितना हो जाएगा, 3.92%, कुछ बोल दीजिए 3.92%, फिर से जो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। मतलब C' जो लाइन है, C' लाइन जो कौन सी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, अगेन रिफ्लेक्टेड लाइट है अगेन। ठीक है, वो फिर से रिफ्लेक्ट हुआ होगा, तो इसकी इंटेंसिटी तो और भी कम है। बाकी का बचा हुआ 96 में से अगर 3.92% घटा दिया तो 93% के आसपास जो है, या 92% यू कैन से, 92% इंटेंसिटी और ब्राइटनेस, 92% ब्राइटनेस के साथ ये वाली जो लाइन होगी, मतलब लाइन कौन सी, CQ जो है वो कैसी है, रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट है। वो कितनी इंटेंसिटी के साथ है, 92% इंटेंसिटी, 92% इंटेंसिटी। तो देखिए वो लाइट जो होगी ब्राइटेस्ट होगी, वो इमेज जो बनेगी कैसी बनेगी, ब्राइटेस्ट। अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं, देखिए मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, और किस पॉइंट पे नहीं है, A2 पॉइंट पे, तो A2 पॉइंट पे जो A2 पॉइंट है उस पे जो इमेज बन रही है, A2 पॉइंट पे जो इमेज बनेगी वो ब्राइटेस्ट इमेज होगी। कैसी होगी, ब्राइटेस्ट इमेज होगी, सबसे ज्यादा ब्राइट होगी वो इमेज। उसके बाद में और भी बहुत सारी इमेजेस बनेंगी, A3 बनेगी जो ये 3%, 3.92% इंटेंसिटी के साथ जो रिफ्लेक्टेड लाइन है फिर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर इमेज फॉर्म करेगी A3। ये सब कैसी होंगी, फेंट। मीन्स व्हाट आई वांट टू से, if the light is passing through a thick glass mirror, तो क्या होगा, multiple image forms when you see from at an inclination, किसी inclined व्यू से देखते हैं तो क्या है, मल्टीपल इमेज फॉर्म होंगी, A1, A2, A3, और उसमें जो ब्राइटेस्ट इमेज जो होगी वो सेकेंड इमेज होगी। कौन सी इमेज होगी, सेकेंड इमेज। सेकेंड इमेज जो होगी वो ब्राइटेस्ट इमेज होगी। ठीक है, तो ये मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन हो गया इस चैप्टर का। ठीक है, किस तरह से मल्टीपल इमेज फॉर्म होती हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ में इस पार्ट ए में जो जितना भी लाइट का पोर्शन दे रखा है वो कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन पढ़ा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है और रिलेशंस पढ़े हैं, स्नेल्स लॉ वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेंगे अभी, एक दो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं जिसमें इनका यूज होगा। तो ये लास्ट पोर्शन है इस पार्ट ए का, इसमें हम जो है कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल देखेंगे और न्यूमेरिकल्स पोर्शन जो लास्ट में दिए हुए हैं पार्ट ए के वो देखेंगे। 4 न्यूमेरिकल्स जो स्मॉल न्यूमेरिकल्स हैं उनको देख लेंगे क्या क्या है। उससे पहले हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें हमें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, लिक्विड का। यू हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड। डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, एक इंसिडेंट रे है, इट इज गेटिंग स्ट्राइक्ड ऑन द पॉइंट ओ। ये क्या है, ये वाटर है, इधर वाटर और यू कैन से देयर इज अ लिक्विड। यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट रे OA स्ट्राइक कर रही है एट पॉइंट O पे, इट इज गेटिंग डाइवर्टेड
इट इज गेटिंग डाइवर्टेड मीन्स इट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे इज ओबी, ओबी अगेन क्या है, यहाँ पे एक मिरर है, दिस इज द मिरर, ये मिरर रखा हुआ है, जस्ट कंसीडर करिए इसकी कुछ थिकनेस होगी, कोई भी मिरर होता है तो उसकी एक थिकनेस तो रहती है, देयर विल बी सम थिकनेस फॉर दिस मिरर, ओके, जस्ट कंसीडर द थिकनेस ऑफ द मिरर इज t, ओके, नाउ द दिस रिफ्लेक्टेड लाइट इस पे क्या है, इस मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, अगर इस मिरर की थिकनेस है तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, इट विल अगेन रिफ्रैक्ट, अगेन रिफ्रैक्शन हैपन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिक मिरर प्लेट, थिक मिरर प्लेट, ग्लास मिरर प्लेट, ऑलरेडी हमने उसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से सबसे पहले हम वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दिस इक्वेशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो उसके लिए हम यहाँ पे साइन रूल लगाएंगे इस पॉइंट पे, जस्ट ये बाउंड्री कंसीडर करिए जो अभी तक हम पढ़ते आए थे, क्या था, ये लिक्विड की बाउंड्री है एस एस डैश, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, स्नेल्स लॉ लगा देंगे। स्नेल्स लॉ क्या था, स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था, व्हाट वाज द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, म्यू किसका, लिक्विड का, म्यू विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एयर। आई यहाँ पे कितना गिवन है, एंगल आई वन जो दे रखा है, एंगल आई दैट इज 45 डिग्री, रिफ्रैक्शन एंगल आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 30 डिग्री, दिस इज गिवन 30 डिग्री, आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन दिस, यू विल गेट साइन आई इज 45 साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री is equal to mu, okay, now mu will be this sin 45 and sin 30 value we will take from the trigonometric sin table, sin table से देखेंगे तो sin 45 की वैल्यू क्या आएगी, sin 45 is 1 upon under root 2, उसकी वैल्यू रख दी, upon sin 30 वैल्यू is 1/2, इसको क्या करेंगे डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो 1 upon under root 2 और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा 2 upon 1, 2 को लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन अंडर रूट 2, 2 को लिख लीजिए अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 अपॉन 1 मतलब कितना अंडर रूट 2, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया, ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया विद रिस्पेक्ट टू एयर, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, यहाँ एयर है और ये लिक्विड है। अब इसका रे डायग्राम वी हैव टू कंप्लीट, दे आर आस्किंग फॉर रे डायग्राम, रे डायग्राम में क्या होगा, AO इज द इंसिडेंट रे, इस पॉइंट को O मान लीजिए, AO इज द इंसिडेंट रे, पॉइंट O पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद व्हाट विल हैपन, देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, सो इट इज मोर देन ईयर, ये डेंसर है, ये डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है ये, तो व्हाट विल हैपन, दिस इंसिडेंट रे इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड हो जाएगी, स्ट्रेट जाने की बजाय बेंड हो गई है, देखिए OB लाइन, OB क्या है बेंड हो गई है, ये लाइन जो है बेंड हो गई, अगेन व्हेन इट विल स्ट्राइक टू दिस मिरर, इस मिरर से जब स्ट्राइक करने से पहले क्या होगा, इसकी थिकनेस होगी, कुछ मिरर की थिकनेस होगी, तो अगेन क्या होगा, इस ग्लास में रिफ्लेक्ट होगी, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब इट इज ऑप्टिकली डेंसर देन दिस लिक्विड, इसका 1.414 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका 1.5 है, तो अगेन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड करेगी तो अगेन इसको बेंड किया है, फिर इट विल व्हाट विल हैपन, हियर इट विल रिफ्लेक्ट, इस पॉइंट में क्या होगी, क्योंकि ये पॉलिश्ड सिल्वर प्लेटेड सिल्वर्ड सरफेस मान लीजिए, सिल्वर्ड सरफेस, ये सरफेस इज सिल्वर्ड सरफेस, तो क्या होगा इस पॉइंट पे ये मिरर होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, जितना इंसिडेंट एंगल है वही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, अगेन इट विल रिफ्रैक्ट, क्योंकि ये ग्लास से किसमें जा रही है, ग्लास से किसमें जा रही है, इस लिक्विड में, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ था, यहाँ से लिक्विड से किसमें आई थी, ग्लास में, ओके, तो अगेन क्या होगा, अगेन ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में फिर अगेन इस पॉइंट पे, इस बाउंड्री पे जो ग्लास एयर बाउंड्री है, इधर एयर है, सॉरी इधर एयर है और इधर लिक्विड, लिक्विड एयर बाउंड्री पे अगेन इट विल रिफ्रैक्ट, अगेन रिफ्रैक्ट होने के बाद EG जो है वो फाइनल रे होगी, जो आफ्टर क्या होगा
इससे निकलती हुई दिखाई देगी। ओके, नाउ अब क्या है, अब वो बोल रहे हैं कि अगर इन दिस केस if what happens if the incident ray refracted ray it strikes at 90 degree, if it strikes at 90 degree, अभी देखिए क्या है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे स्ट्राइक कर रही है। अगर ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है, अगर ये मिरर को 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है, मिरर को 90 डिग्री पे कब स्ट्राइक करेगी, ये लाइन अभी तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे ये स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी, इसका मतलब मिरर की पोजीशन कुछ इस तरह से हो, तब यू कैन से दिस विल बी द मिरर पोजीशन। मिरर ऐसे कुछ रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, ये ना मान के अब मिरर को मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, जो लाइन में अभी बना रहा हूं ये मिरर है। अब देखिए क्या है, अब ये मान लीजिए ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री। मिरर को ये कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रही है, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे कर रही है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये लाइन दिस विल पास अनडेविएटेड मतलब ये लाइन स्ट्रेट चली जाएगी और रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री मतलब आई यहाँ पे अब कितना है, सेकंड केस में आई कितना हो जाएगा, 0, आर क्या है 0। ये कंडीशन पड़ी थी when the light passes undeviated, this is the first condition जो हमने पढ़ी थी। अनडेविएटेड केस में लाइट क्या है, अनडेविएटेड पास होगी, ये डेविएट नहीं होगी। डेविएट नहीं होगी, अगेन ये वाली सरफेस जो है सिल्वर्ड सरफेस है मेरे की, तो अगेन इससे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट भी किस डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी तो सीधी स्ट्रेट वापस जाएगी। स्ट्रेट वापस जाएगी मतलब इट विल फॉलो द सेम पाथ। अगेन इस पॉइंट पे आके क्या होगा, इस पॉइंट पे आके अगेन इट विल रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मतलब डेंसर मीडियम से किस में जा रही है, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रही है, the light will get away, it will move away from the normal, it will move away मतलब ये स्ट्रेट ना जाके क्या होगा, away from the normal आ जाएगी, और इंसिडेंट रे जो पहले थी अब वही उसी लाइन में जो है चली जाएगी, और ये जो है फाइनल कौन सी रे हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ये लाइट चली जाएगी। ये वो वाला केस है जब लाइट जो है कैसे पड़ रही है, मिरर के नॉर्मल, मतलब पहले मिरर की पोजीशन हॉरिजॉन्टल थी, अब मिरर आपको कैसा हो जाएगा, ये इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द केस। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। दिस आई वाज फीलिंग लाइक इट वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन एंड टफर देन अदर क्वेश्चंस। अदर remaining questions are very easy, very simple. If you faced any issue in any numericals, just let me know, just comment or like the video, okay, I will resolve the issue. Now अब हम देखेंगे the numericals part. Numericals इसमें जो 4 numericals दे रखे हैं लास्ट में, इसी पार्ट ए के लास्ट में after exercise there are some numericals, ठीक है। उस numericals में these are small numericals, क्या क्या given है data, the speed of the light, a light is traveling in vacuum or you can say air, and speed of the light is given 3 into 10 to the power 8 meter per second. Mu of the refractive index of the glass is given 1.5. Find out the velocity in glass. ग्लास मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, तो सिंपल फार्मूला हमने पढ़ा था, म्यू जी इज इक्वल टू क्या था, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम यहाँ पे क्या है, ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हमें मालूम है ईयर के रिस्पेक्ट में, ओके। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें निकालना है वीजी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। वीजी निकालना है तो क्या आ जाएगा, सी अपॉन म्यू मतलब ये वाली वैल्यू, सी कितना है 3 into 10 to the power 8, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5 ये डेसिमल उठाया, यहाँ 0 बढ़ा लिया, 15 से 1 कट कर दिया, 2 हो गया, कितना आ जाएगा 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। हो गया, this question is over. Now come to the second question. In the second question, the velocity of light in diamond is given. It is 125,000 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड में दे रखी है। वेलोसिटी कितने है, किलोमीटर पर सेकेंड में है, तो either you keep it as it same or you can change into the meter per second. And velocity of light in air is given 3 into 10 to the power 8. Find out क्या करना है, find out the refractive index, find out the refractive index of the diamond. कैसे find out करेंगे, सबसे पहले यूनिट को सेम कर लीजिए, ये ऐसा यूनिट में है तो इसको भी ऐसा यूनिट में करिए,
अदरवाइज ये मीटर पर सेकंड में, इसको भी किलोमीटर पर सेकंड कर लीजिए। चलो इसको किलोमीटर पर सेकंड में भी विल कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3 × 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, 3 × 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। अब म्यू निकालेंगे यहाँ से, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा सेम, म्यू डी विद रिस्पेक्ट टू ईयर, विद रिस्पेक्ट टू किसके, ईयर के। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी दे रखा है 3 × 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, इन डायमंड कितना दे रखा है 125,000। ओके, क्या करेंगे 3 × 10 टू द पावर, ये जीरो लगा लिए, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दिए अपॉन 125,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 25 से कट कर दीजिए। ओके, 12/5 आ गया, 12/5 2.4, कितना आ गया 2.4। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमंड का कितना आ गया 2.4। ये न्यूमेरिकल हो गया। थर्ड न्यूमेरिकल इसमें दे रखा है, थर्ड न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन हाउ मच 4/3। हम जानते हैं कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के एयर के रिस्पेक्ट में 4/3, और वी कैन से 1.33। हमें कैलकुलेट क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एक हमने जब पढ़ा था तो एक फार्मूला पढ़ा था 1μ2 × 2μ1 इज इक्वल टू 1। ओके, ये फार्मूला पढ़ा था, वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे निकालना है क्या, म्यू एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या आ जाएगा, वाटर का 1 यहाँ से क्या हो जाता था 1μ2 इज इक्वल टू 1/2μ1, तो 1/a μw। जस्ट इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना 1/4/3 या 3/4, 3/4 इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 × 7 = 28.75। हाउ मच इट विल कम, इट इज 0.75। ओके, ये हो गया थर्ड इज ओवर। नाउ फोर्थ न्यूमेरिकल। इन फोर्थ न्यूमेरिकल व्हाट ही इज सेइंग, द लाइट पासिंग फ्रॉम द एयर टू ग्लास, क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, एयर से ग्लास में पास हो रही है, एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज गिवन 5400 एंगस्ट्रॉम, 5400 एंगस्ट्रॉम, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन 3/2। 3/2 मतलब कितना हो गया 3/2 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन 1.5। फाइंड आउट द वेवलेंथ इनसाइड द ग्लास, इनसाइड द ग्लास वेवलेंथ निकालनी है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, रिलेशंस इन द वेवलेंथ्स बिटवीन टू मीडियम, रिलेशंस बिटवीन द वेवलेंथ्स इन टू मीडियम। क्या होता था, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, लैम्डा अपॉन म्यू। लैम्डा यहाँ पे कितना दे रखा है 5400 अपॉन म्यू, म्यू की जगह कितना है 1.5। ओके, यहाँ से डेसिमल उठाया, यहाँ पे जीरो डालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 15 3 जा 45 हो गया, कितना बचा 9, 15 6 जा 90, 15 6 जा 90 हो गया। ओके, 3600 आ गया। तो व्हाट इज द वेवलेंथ इन द ग्लास, wavelength of light in the glass will be 3600 angstrom। तो ये आपका न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए, ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद में ये पार्ट ही कंप्लीट होता है। इसमें अगर कोई भी न्यूमेरिकल डिफिकल्टी हो जस्ट लेट मी नो, कमेंट। ओके, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ओके, जितना से जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो आपके बैचमेट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और फीडबैक दीजिएगा। इफ यू लाइक इट प्लीज गिव द फीडबैक। ओके, थैंक यू।